नौजवानों से इसी तरह की उम्मीद हमारे साथ इकराम रखते भी हैं। एक और नौजवान से मैं गुजारिश करूँगा कि सिर्फ 3 मिनट का वक्त अभी हमारे नैयर भाई ने दिया है, तो आपसे भी गुजारिश करूँगा कि अब्बास अजहर साहब के बाद मैं मैं सिंह साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ लाएँ और बहुत कम वक्त में आप किसी तरह मजबूत बातें अपनी रखें। और ख़ास तौर पे आपने ये कहा है कि मैं उस मौजू पर बोलना चाहता हूँ। अक्सर अली सरदार जाफरी के व्यक्तित्व पर बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन उनके कारनामों पर, उनके कृतित्व पर अपनी बात रखने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ नवीन रंजन सिंह साहब से कि बराए करम अपनी बात रखें। आदरणीय मंच, मैं संबोधन में समय एकदम नहीं गंवाऊंगा। आदरणीय मंच और समक्ष, जब बात हो रही थी इस कार्यक्रम की और हम लोग बैठे थे, तो ये हुआ कि अगर समय बहुत अधिक होगा तो कौन लोग अपना नाम ऐसा होंगे कि जो विड्रा करेंगे। तो मैंने और राकेश जी ने अपना नाम दिया था कि हम 2 आदमी नहीं बोलेंगे, बाकी लोगों को अपना समय देंगे। लेकिन एक हिंदी के अध्यापक के नाते और कैफी साहब की ज़मीन से जुड़े होने के नाते जब मैं अली सरदार जाफरी को हिंदी कविताओं के संदर्भ में देखता हूँ, उर्दू और हिंदी का एक मिलान करके देखता हूँ, तो ज़रूर वो बात 2-3 मिनट नहीं बल्कि 2-3 घंटे में भी शायद संक्षिप्त में ही समाई जा सकती है। हसन काज़मी का एक शेर है, सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस देश में उर्दू की तरह रहता हूँ। लेकिन अली सरदार जाफरी का तराने उर्दू एक नज़्म है उनकी, और उसमें वो कहते हैं, हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू, हसीन दिलकश ज़बान उर्दू। वो हसीन दिलकश ज़बान उर्दू का इतना बड़ा शायर, जो तरक्की पसंद तहरीक की बात आज हो रही है, प्रगतिशीलता की बात हो रही है, वो आप देखें तो सबसे पहले हाथ की बात सबने की। उनकी नज़्म है एक हाथों का तराना नज़्म है पूरी, जिसमें वो प्रगतिशील सोच को अपने दर्शाते हैं। और अगर हम उनके एशिया जाग उठा जो नज़्म है उसको लें और उसके पहले पार्ट को सिर्फ पढ़ें, पहले भाग को, तो शमशेर बहादुर सिंह की कविता अमन का राग, अगर उसको पढ़ते हैं तो लगता है कि एशिया जाग उठा के पहले भाग का असर कहीं न कहीं से अमन का राग पर भी साया है, दिखाई देता है। मैं पूरी तरह से अली सरदार जाफरी को रोमांटिसिज्म का शायर मानता हूँ। तहरीक तो है, वो पूरी तरह से है, लेकिन वो रोमांटिसिज्म कोई रीतिकालीन रोमांटिसिज्म नहीं है, वो पंतवादी छायावाद नहीं है। वो हिंदी में जो केदारनाथ अग्रवाल का है, जो कविता से रोमांस करते हैं, जो जुताई का गाना गाते हैं, किसानों का गाना गाते हैं, जो मार्च पास्ट के गीत गाते हैं कविता में, उस तरह की शायरी, या यूं कहें कि अली सरदार जाफरी और केदारनाथ अग्रवाल शमशेर बहादुर सिंह का भी जन्म 1911 में हुआ था और 1913 में अली सरदार जाफरी पैदा हुए थे, समकालीन है सब। तो वो एक तरह से ऐसा रोमांटिसिज्म है जो यूरोपीय रोमांटिसिज्म का है, जो शास्त्रीयतावाद का विरोध करता है, जहाँ पे आम जन खड़ा है, आम आदमी की आवाज बन करके आता है। इस तरह से वो कविता के साथ या शायरी के साथ रोमांस करते हैं। दूसरी चीज एक और है कि उनकी शायरी को पढ़ते हुए उसमें मिथकीय संदर्भ बहुत आते हैं, ऐतिहासिक और मिथकीय संदर्भों को उठाते हैं। चाहे वो एशिया जाग उठा को पढ़िए या तमाम नज़में हैं जिसमें सीता भी आती हैं, राम भी आते हैं, वेद भी आते हैं, अप्सरा भी आती है, शकुंतला भी आती है, या कबीर भी आते हैं, मध्य युग के संत आते हैं। ये पूरा मिथकी और ऐतिहासिक दोनों आख्यानों को लेकर के वो अतीत के पोषक तत्वों को उठाते हैं, और जो हिंदी साहित्य में रेनेसां की बात आती है, पुनर्जागरण की बात आती है, वो एक तरह से रेनेसां से हम उनको जोड़ सकते हैं। जो हमारे यहाँ हिंदी में दिखाई देता है वो उर्दू में भी उनको मैं रेनेसां का शायर मानता हूँ। श्रृंगार उनके यहाँ बहुत है, लेकिन निष्ठुर श्रृंगार भी बहुत अधिक है। अब आप कहेंगे निष्ठुर श्रृंगार, सरहद पर लड़ने जाने वाले सिपाही के वर्दी में कस के तिलक लगा के बंदूक बंद करके जो शहादत के लिए तैयार है, एक श्रृंगार उसका भी है। कंधे पर हल लिए पगड़ी बांधे हुए किसान जो जुताई के लिए जा रहा है, एक श्रृंगार उसका भी है। वो एक निष्ठुर श्रृंगार जो जयशंकर प्रसाद एक अपने मार्च पास्ट में लिखते हैं ध्रुव स्वामिनी में। और ये क्या खूब है
कि हिंदी में जयशंकर प्रसाद की जो प्रतिभा है कि कवि है, कहानीकार है, नाटककार है। अली सरदार जाफरी कवि है, कहानीकार है, नाटककार है। और जब तीनों हुनर किसी में समाहित हो तो वो तो शब्दों को अपना चेरी बना लेता है। उसे कैसे नचाना है, कैसे घुमाना है, कैसे कहाँ इस्तेमाल करना है, वो एकदम प्यारे तरीके से वो व्यक्त करते हैं। और ऐसा आदमी वही हो सकता है जो जमीन से जुड़ा हो। और अवध को लेकर के जो उनकी नज्म है, जो हो सके तो अवध की प्यारी जमीन को गोद में उठा लो और उसकी शादाब लहलहाती हुई ज़बीं को हजारों बोसों से जगमगा दो। ये अवध से उनकी मोहब्बत है। ये अभी शेर पढ़ रहे थे, एक पत्थर की जो बात है, पत्थर की दीवार जो नज्म है उनकी, आप बिंब देखिए उनके यहाँ। बिंब आमतौर से श्रृंगारिकता को दिखाने के लिए शब्द चित्रों का गढ़न छायावाद के उस दौर में हो रहा था, लेकिन अली सरदार जाफरी शब्द चित्रों का इस्तेमाल इनकलाब के लिए करते हैं। पत्थर की दीवार का जो आखिरी हिस्सा है कि तीरगी के बादल से जुगनुओं की बारिश है, रक्स में शरारे हैं, हर तरफ अंधेरा है और इस अंधेरे में हर तरफ शरारे हैं, कोई कह नहीं सकता कौन सा शरारा कब बेकरार हो जाए, शोलाबार हो जाए, इनकलाब आ जाए। तो ये इनकलाब को आह्वान करता हुआ शब्द चित्र गढ़ने का हुनर अली सरदार जाफरी में है। गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए, आज़ादी का सपना देखे, आज़ादी के सपनों का टूटना भी देखे। सोवियत संघ जो बना उनके सामने एक तरह से बड़ा हुआ और फिर बिखरा भी, और पूंजीवाद का दौर आया, संप्रदायवाद का उभार आया, तब 2000 में उनका निधन हुआ था। सब कुछ को देखा और आखिरी वक्त में तो पूरे प्रेमचंद की कहानी कफन में साफ है, उसका जो शीर्षक है, उसका जो मेटाफर है वो पूरा ये है कि कोई भी समय या समाज जहां भूख इतनी बढ़ जाए और संवेदना मर जाए तो अपने भविष्य पर कफन ओढ़ लेता है। लेकिन इनकी नई दुनिया को सलाम में जो बच्चा है, जो पल रहा है, वो मरता नहीं है, बल्कि वह बच्चा ही नई दुनिया का प्रतीक है। तो 10 साल आगे बढ़ करके वो प्रेमचंद को आगे से देखते हैं, इसलिए इन सारे लोगों को लेकर के वो अपनी नज्मों में लिखते भी हैं। अहमद फराज पे नज्म लिखी है उन्होंने कि तुम्हारे पाक से हमारा जो दिल्ली या लखनऊ है उस तरह का आई है, भाई आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अहमद फराज पे लिखते हैं। अगर उनकी नज्म देखें फैज की, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, और उसके बाद एक नज्म इनकी है तू मुझे इतने प्यार से मत देख। अगर इन दोनों नज्मों को एक साथ पढ़ें तो लगता है कि जैसे संक्षिप्त रूप फैज का यहाँ पे उपस्थित है। तो समकालीन शायरों में भी अली सरदार जाफरी एक दूसरे से जुड़ करके जो चीजें बन रही थी वो अपने यहाँ लिखते हैं, दिखाते हैं। प्रेमचंद उनके प्रिय लेखक हैं। प्रेमचंद का एक कोटेशन वो लेते हैं, हुस्न का मेयार बदलना है, और समंदर की बेटी जैसी नज्म लिखते हैं। तो ये बहुत ही मकबूल, यहाँ तक कि जमीन का जुड़ाव जो है, बलरामपुर में पैदा हुए, श्रावस्ती उसके बगल में, और श्रावस्ती को ले करके एक छोटी सी नज्म लिखते हैं और उस नज्म का शीर्षक है चंडालिका। निगाह कहाँ जाती है? चंडालिका के पास जाती है। आप जानते हैं कि चंडालिका जो आनंद से प्रेम करती थी और अंत में बौद्ध विहार में आई और वहीं की होकर के रह गई, उस चंडालिका को वो इंगित करके नज्म लिखते हैं। तो ये इतना बड़ा शायर जिसके 101वें साल में हम लोग आज हैं, बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हिंदी और उर्दू को अगर मिला करके देखें तो शब्द चित्रों को गढ़ने का इतना बड़ा चितेरा जो अपनी प्रगतिशील पक्षधरता से कभी मुक्त नहीं होता। मैं आखिर में मेरा सफ़र की आखिरी पंक्तियों के साथ उन्हें अपना सलाम कहना चाहूँगा कि मैं सोता हूँ और जागता हूँ और जाग के फिर सो जाता हूँ, सदियों का पुराना खेल हूँ मैं मर के अमर हो जाता हूँ। वाकई वो मर के